हेलो, गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों के बीच आज मैं अभिषेक सर लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एज ए इंजीनियर हमें ड्राइंग की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी अपने आप को एक इंजीनियर वाली फील्ड, जो कि हमारा स्टेटमेंट भी है, जो मोटो है क्रेजी पॉलिटेक्निक का, पढ़ो वही जहाँ समझ में आए, और ये प्लेस वेयर यू कैन फील इंजीनियर। तो एक ऐसी जगह जहाँ अपने आप को इंजीनियर फील करेंगे। ठीक उसी तरह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इंजीनियर फील करने पे मजबूर कर देगा, वो सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो बात करेंगे इस मॉड्यूल में हम, जो आज का हमारा सेशन है, जो मॉड्यूल है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है ना। इसके बाद देखेंगे कि जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे चीज़ के बारे में जो भी बेसिक डिटेल होगा इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग बेसिक डिटेल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? व्हाट इज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग? व्हाई engineering drawing is added in the syllabus of engineering? So today we are going to discuss all these questions. तो स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? तो जनरली कहता है कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स बाय विच इट कैन रिप्रेजेंट एनी थॉट, एनी आइडियाज ऑन द पेपर और ड्राइंग शीट्स। एज ए इंजीनियर अगर हमारे थॉट, हमारे कुछ आइडियाज़ जो डेवलप होते हैं, उस थॉट को किसी दूसरे पर्सन टू पर्सन, इंजीनियर्स टू इंजीनियर्स, इंजीनियर्स टू वर्कर के बीच अगर ट्रांसमिट करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, तो हम लोग कैसे ट्रांसमिट करेंगे? तो कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, और वही लैंग्वेज जो हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जाना जाता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है ना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स कहता है कि जो एक इंजीनियर के माइंड में कोई भी थॉट आता है, वो थॉट को एक दूसरे इंजीनियर या दूसरे वर्कर तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस एक ड्राइंग का प्रोसेस है, और वो ड्राइंग जो है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। और कोई भी फील्ड हो, किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हम लोग बात करें, इवन आफ्टर वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर कोई अदर इंजीनियरिंग का फील्ड हो, सभी फील्ड में हम लोग देखते हैं कि जो है वो हमारा कहीं ना कहीं ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। मैकेनिकल्स में देखें तो यहाँ पे कंपोनेंट्स का डिज़ाइन है, मशीन डिज़ाइन है, मशीन एलिमेंट्स की डिज़ाइन करते हैं। वहीं अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सर्किट डिजाइन किया जाता है, बहुत बड़े बड़े सर्किट ड्रॉ होते हैं। ठीक है, सिविल वालों की फील्ड में देखें तो वहाँ भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जहाँ ड्राइंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। इसके अलावा अगर हम लोग छोटे से एग्जाम्पल पे ले बात, तो कहीं अगर देखते हैं हम लोग, जो जनरली अगर किसी जो मिल होता है या फिर वहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है ना। और ये स्ट्रक्चर जो होते हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, आई थिंक सभी लोग देखे होइएगा ऐसा कुछ। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर हॉपर कहलाता है, जिसमें हम लोग अनाज कोई डालते हैं या फिर, और उसके बाद इसको जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर क्रश किया जाता है डालने के बाद, तो ये हमारा एक हॉपर कहलाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जिसका डिज़ाइन कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में करना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट डिज़ाइन कोई कंपोनेंट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का होना जरूरी है। कोई भी चीज़ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। एज इट इज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। आइए बात कर लेते हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट पे कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कैसे काम करता है, क्या उसका वैल्यू। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? कोई भी ड्राइंग को फुल्ली एक्यूरेसी के साथ
जो ड्रॉ करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं वे सारे इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। कहता है दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच इज यूज्ड टू ड्रॉ, डिजाइन एंड स्केच विथ एक्यूरेसी इज कॉल्ड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। वे सभी इंस्ट्रूमेंट जो हमारे ड्राइंग को बनाने में, एक्यूरेसी दिलाने में मदद करे, वो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें मिलता है ड्राइंग बोर्ड्स। ये ड्राइंग बोर्ड्स क्या होता है? तो ये एक वुडन पीस होता है, एक वुडन ब्लॉक होता है ना, जिसके ऊपर हम लोग पेपर को रख के, ड्राइंग शीट को रखते हैं और कोई स्क्रैच बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, एलिवेशन बनाते हैं, बहुत सारे तरह के डिज़ाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ड्राइंग बोर्ड जो है हम लोगों को ड्राइंग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि ड्राइंग करने के लिए हम लोग हाथ पे ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, बेड पे नहीं कर सकते, कहीं एक प्रॉपर जगह होना चाहिए। अब ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम लोग बात करेंगे, अलग अलग तरह के ड्राइंग बोर्ड होते हैं। दूसरा आता है हमारा ड्राइंग शीट्स। ये ड्राइंग शीट्स क्या? ये ड्राइंग शीट है जिसके ऊपर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ड्राइंग बोर्ड था जिसके ऊपर ड्राइंग शीट रखते हैं, और ड्राइंग शीट वो है जिसके ऊपर हम लोग ड्राइंग करते हैं। थर्ड जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है मिनी ड्राफ्टर, कहीं ना कहीं ये मास्टर मशीन के नाम से जाना जाता है ड्राइंग के फील्ड में, है ना। इस एक मशीन से हम लोग स्केल, एंगल प्रोटेक्टर, पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। सो इसलिए कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रूमेंट जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और मास्टर इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग मशीन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रोलर स्केल। रोलर स्केल भी एक स्केल की तरह ही स्ट्रक्चर है, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये प्रोटेक्टर के बारे में ऑलरेडी सभी लोग जानते होंगे, कॉम्पास से भी अवगत होंगे ही पहले से, इरेजर शार्पनर से तो कुछ कहने वाली बात है नहीं, बचपन से इसी के साथ खेले हैं और जो है इंजीनियरिंग फील्ड में, इंजीनियरिंग में कदम रखने तक का जो सफ़र है कहीं ना कहीं इसके बिना संभव नहीं हो पाया होगा। तो आई थिंक यहाँ से इरेजर और शार्पनर के बारे में ख्याल रखना ज़रूरी है। पेंसिल के बारे में ऑलरेडी जानते होइएगा, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो पेंसिल की अलग अलग ग्रेडिंग भी होती है, लेकिन नॉर्मली हम लोग 9th 10th या बचपन में जो है नॉर्मल पेंसिल का यूज करते थे। उस समय पेंसिल का आइडिया नहीं होता था। अब हम लोगों को पेंसिल के बारे में अलग अलग तरह की आइडियाज़ मिलेगी। डार्क पेंसिल क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, सॉफ्टनेस क्या होता है, तो ग्रेफाइट की क्या ग्रेडिंग होती है, वो सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। फिर आता है हमारा एक स्केच बुक या ड्राइंग नोटबुक, क्लिप, सीट होल्डर, फ्रेंच कर्व एंड सेट स्क्वायर। ये कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग ड्राइंग करते हैं, और कुछ ऐसे इसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट है ड्राइंग शीट को प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं। तो आई थिंक एज ए इंजीनियर, अगर आप अपने आप को एक इंजीनियर मानते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे चीज़ों का यूटिलाइजेशन, दैट मीन्स यूज कैसे होगा, ये आना भी जरूरी है। अब ये नहीं कि सारे इंस्ट्रूमेंट खरीद करके जो भी है हम अपने बैग में लेके अगर घूमेंगे तो अपने आप को इंजीनियर समझेंगे, तो ये तो फिर किसी हद तक सही नहीं। एक इंस्ट्रूमेंट को चलाने आना, यूज करने आना, यूटिलाइज कैसे होगा, ये जरूरी है। हाउ कैन यू यूटिलाइज द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। नाउ वी डिस्कस ऑन ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स वन बाय वन। सो स्टार्ट्स फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ड्राइंग बोर्ड। व्हाट इज ड्राइंग बोर्ड? ये ड्राइंग बोर्ड्स क्या है? तो हम लोग पहले भी बात किए थे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है हमारा वुडन पीस का, जिसकी थिकनेस 25 mm की होती है, और एक छोटे छोटे इसमें स्ट्रैप्स लगे होते हैं, छोटे छोटे। जनरली इसका जो काम होता है, कभी हम लोग ड्राइंग बोर्ड को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग साइज के ड्राइंग बोर्ड्स आते हैं। और इस ड्राइंग बोर्ड्स में जितने भी स्ट्रैप्स ये दिख रहा है ना, ये जितने भी स्ट्रैप्स दिख रहे हैं,
ये सारे स्ट्रैप्स को होल्ड करने के लिए एक बटन दिया होता है जो इस सारे स्ट्रैप्स को होल्ड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब अलग अलग तरह से हम लोग देखिए तो ड्राइंग बोर्ड जो है इसको हम लोग डी से लिखते हैं ना, B0, B1, B2, अलग अलग तरह के ड्राइंग बोर्ड होते हैं और सभी का कोडिंग होता है कुछ ऐसा, B1, B2, B3, B4 इस तरह से कोडिंग होता है। तो सबसे जो बड़ा ड्राइंग बोर्ड होता है, सबसे बड़ा B0 होता है ना। इससे छोटा हमारा B1, इससे छोटा B2, इससे भी छोटा B3 और इससे छोटा B4। कुछ यहाँ पे डायमेंशन दिए गए हैं। तो इससे अगर हम लोग बात करें डायमेंशन के ऊपर तो देख रहे हैं कि इतना ये जो है हमारा ना, ये ब्रेथ होता है, ये विड्थ होता है और ये इधर वाला सेक्शन हमारा लेंथ होता है। तो जब लेंथ ज़्यादा है कहीं ना कहीं इस लेंथ को आधा कर देते हैं, 725 या 7 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे एज्यूम कर ले, या फिर 1000 का 500, 700 का 350। यहाँ पे इस डाटा को जरा देखेंगे सही करेंगे, ये है ना 700 नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में ये इसका हाफ होना चाहिए है ना, 750 इंटू 1000 होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये ड्राइंग शीट्स जो बनते हैं हमारे, सॉरी ड्राइंग बोर्ड्स जो बनते हैं, ये लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग हाफ करते चले, जो भी हमारा लेंथ आएगा, लेंथ को अगर हाफ करते चलेंगे तो ये हमारे ड्राइंग बोर्ड का साइज जो है रिप्रेजेंट करेगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे जो B0 शीट्स होते हैं वो 1000 इंटू 1500 के आसपास होते हैं, लेकिन इसमें इसका लेंथ हमारा था 1500। इस लेंथ को अगर हाफ करें तो 750 इंटू 1000 ये हमारा B1 बन जाता है। फिर अब यहाँ पे लेंथ कौन बन गया, 1000। अब 1000 को हाफ करेंगे तो ये 500, और ये जो था हमारा 750, ये यहाँ पे 750 होना चाहिए है ना, इसको सही कर लेंगे, 500 इंटू 750 होना चाहिए था। ये कुछ इस तरह से अप्रॉक्स डाटा होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो पाता है, बट इस रेफरेंस में हम लोग बात करते हैं। तो आई थिंक ड्राइंग बोर्ड क्या है ये क्लियर हो चुका होगा। ये लकड़ी या फिर वुडन पीस होता है जिसके ऊपर हम लोग ड्राइंग शीट्स को रखते हैं और अच्छे से ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। सेकेंड जो हमारे कंपोनेंट है एलिमेंट ड्राइंग के अंदर, ड्राइंग शीट्स। जनरली ये पीस ऑफ पेपर और शीट्स इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। ये बताता है पेपर का पीस होता है जिसकी कुछ स्पेसिफाइड थिकनेस होती है, कुछ हार्डनेस होती है ना। इसके बाद ड्राइंग शीट्स के साइज भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे A0, A1, A2, A3, A4, A5। तो एक ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो हम लोग जनरली ड्राइंग बनाते हैं वो कौन से शीट पे बनाते हैं। A2 जो ड्राइंग शीट्स होते हैं, जनरली हम लोग A2 ड्राइंग शीट पे ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं, जो जनरली कॉलेज वगैरह में बनाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बनाते हैं, यही शीट होता है। अब बात करें सीट की साइज के ऊपर, कभी कभी जो हमारे वाइवा होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स है, तो ऑब्जेक्टिव में ये बात कई बार पूछ लिए जाते हैं कि A2 सीट का साइज क्या होता है, A3 का साइज क्या होता है। तो इस सीट्स के साइज को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5। अगर आपको ये सारे डायमेंशन को याद नहीं रख पाते हैं तो इसके छोटा सा लॉजिक है। देखिए 841 mm टू 1189 mm, कुछ इस तरह से डायमेंशन है। तो अगर इस लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम लोग ड्राइंग बोर्ड वाले में बात किए थे, कुछ ऐसा है। अगर ये ऐसा सीट है तो इसको हम लोग यहाँ से फोल्ड करते, कुछ ऐसे इसको फोल्ड किए तो मेरे पास बचा कुछ ऐसा सेक्शन। अब फिर इसको हम लोग इस तरफ से फोल्ड किए तो बचेगा, अब बच गया मेरे पास कुछ ऐसा सेक्शन। फिर इसको हम लोग हाफ से फोल्ड किया ऐसे, मतलब कि रिजल्ट ये आता है कि अगर रेक्टेंगल जो है कोई, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करते चले तो जो हमारा बनेगा सीट्स, वो सीट्स एक स्टेप पीछे चले जाएगा। तो सबसे बड़ा सीट ये है। एक बार फोल्ड किए A1, 2 बार फोल्ड किए A2, 3 बार फोल्ड करेंगे A3, 4 टाइम फोल्ड करेंगे A4, 5 टाइम फोल्ड करेंगे A5। तो हम लोग पेज यूज करते हैं A4। देखते हैं जो हमारे प्रिंटर्स वगैरह में यूज होते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं किसी चीज़ का असाइनमेंट वगैरह, तो A4 पेज देखने को आसानी से मिल जाता है।
अगर आप A2 पेज में ड्राइंग करते हैं तो कहीं ना कहीं समझिए कि उस पेज को कितने टाइम्स 2 स्टेप पीछे ले जाए तो हमारा वो क्या A2 के बराबर होगा। दैट मीन्स कि अगर 4 बार वैसा वैसा पेज को जोड़ दिया जाए तो हमारे ड्राइंग शीट्स के बराबर हो सकता है ना। तो ड्राइंग शीट्स के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है, आगे हम लोग और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। अब आता है हमारा मिनी ड्राफ्टर या ड्राफ्टिंग मशीन। इट कंसिस्ट ऑफ ए टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल, प्रोटेक्टर। इट्स वन इंच इज अटैच्ड विद ड्राइंग बोर्ड्स एंड अदर इंच इज अटैच्ड विद स्केल। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल, सैलेंट लाइन। अब यहाँ पे बताता क्या है कि जो हमारे मिनी ड्राफ्टर है वो एक ऐसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका वन इंड, ये जो इंड है हमारा ये फिक्स इंड होता है, फिक्स्ड इंड होता है, और ये हमारा मूवेबल होता है, ये मूवेबल इंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे ब्लेड लगे होते हैं, ये ब्लेड हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, ये जो टी स्क्वायर का काम करते हैं ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री का ब्लेड बना हुआ होता है। तो देखते हैं जरा सा इसके ऊपर, इसके बेसिक, ये हमारे 2 पैरेलल आर्म्स होते हैं। एक ड्राफ्टर के अंदर एक ये पैरेलल आर्म्स और एक पैरेलल आर्म्स यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 पैरेलल आर्म्स होते हैं। ये हमारा क्लैंप होता है, यानी कि इसको फिक्स इंड कहते हैं। दूसरा देख रहे हैं तो ये ब्लेड है दोनों, ये दोनों का दोनों ब्लेड है जो 90 डिग्री पे लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है ये एंगल है, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ एंगल मेजरमेंट के लिए है लगा हुआ, यहाँ पे भी एक बोल्ट होता है इसको एडजस्ट करने के लिए। तो आई थिंक ड्राफ्टर के बारे में यहाँ तक पता चल गया है। हम कोशिश करेंगे कि ड्राफ्टर का कैसे यूज करना है उसका एक अलग ही स्पेशल वीडियो बनाने का। फिलहाल नेक्स्ट जो हमारा आता है रोलर स्केल। रोलर स्केल क्या है? ये एक नॉर्मल सा ही स्केल है, बस सिर्फ इसके जो बैक साइड होते हैं इसमें एक जो दिख रहा है यहाँ पे रोलर लगा हुआ होता है ना। अब ये रोलर का काम क्या है कि जिस समय हम लोग स्केल को आगे या पीछे करते हैं, इन नॉर्मल स्केल में देखते हैं, वो हमारा कुछ अनबैलेंस हो जाता है, उस समय लाइन को प्रॉपर नहीं खींच पाते। लेकिन ये रोलर जो होता है इस स्केल को आगे या पीछे, दैट मीन्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में इजिली मूव करवाता है, जिससे हम पैरेलल लाइन आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जहां ड्राफ्टर का यूज नहीं कर पाएंगे या कर भी सकते हैं, वहां भी इस रोलर स्केल की मदद से पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और जो है हमारा सर्कल का ड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आगे हम रोलर स्केल वाले स्लाइड में बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये रोलर स्केल है, इससे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। दैट मीन्स रोलर स्केल है, यहाँ पे लाइन खींचा है, इसको पीछे करते चलेंगे रोलर की मदद से, ये पीछे आते चलेगा और यहाँ हम लोग लाइन खींचते चलेंगे। कुछ कॉपी में देखते हैं ऐसा बना हुआ होता है। ये क्या है? रोलर की मदद से हम लोग लाइन आसानी से खींच सकते हैं। अब इस रोलर स्केल से हम लोग पैरेलल लाइन तो खींच लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच लिए। इस रोलर स्केल से हम लोग सर्कल भी बना सकते हैं, किसी स्पेसिफाइड रेडियस का सर्कल बना सकते हैं आसानी से। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे होल्स दिखता है, छोटा छोटा 1 2 3 4। अब कोई रेडियस का हमको सर्कल बनाना होता है तो हम लोग एक यहाँ पे पेंसिल लगा देते हैं या फिर कॉम्पास का एक इंक को लगा देते हैं यहाँ पे, और दूसरा इंक को यहाँ डालते हैं, है ना, दूसरे इंक को यहाँ डालते हैं। जैसे कि अगर देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। कुछ ऐसा होता है कि जब इसको अगर हम लोग यहाँ 1 पे फिक्स किए, इसके अंदर कुछ फिक्स कर दिए, और पेंसिल का जो हमारा निब है वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो अभी ये 7 वाले पे है, इस होल के अंदर डाल दिए, या हो सकता है हम 3 के अंदर डाल दिए, ठीक। अब यहाँ से रेडियस अगर खींचना है या सर्कल बनाना है तो ये पेंसिल को हम लोग आसानी से मूव करेंगे, ठीक। ये पेंसिल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे, है ना। जब ये पेंसिल को मूव करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह का सर्कल आसानी से बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये रोलर स्केल की मदद से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। ओवरऑल कहीं ना कहीं ये बहुत ही मिनी ड्राफ्टर की तरह ही है, लेकिन उससे कुछ काम कम करता है, थोड़ा सा एडिट भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो विशेष रोलर स्केल के लिए इतना ही, आगे चाहे ड्राइंग में यूज होगा वहाँ बताते चलेंगे। अब इसके आता है हमारा कॉम्पास, सॉरी प्रोटेक्टर।
प्रोटेक्टर के बारे में तो बचपन से ही पता होगा, आखिर ये प्रोटेक्टर है क्या, जिसको बचपन में चांद कहते थे। ये चांद क्या है, चांद ये है क्या? तो ये अलग अलग एंगल को मेजरमेंट करने वाला एक छोटा सा डिवाइस है, जिसकी मदद से हम लोग एंगल को मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो एक इंजीनियरिंग में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये 360 डिग्री का दिख रहा होगा यहाँ पे, 0, 90, 80, 270 और 360, इसको हम लोग कहते हैं 360 कॉम्पास, है ना, सॉरी प्रोटेक्टर। 360 प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर एक एंगल मेजरमेंट डिवाइस है, जिसकी मदद से हम लोग अलग अलग एंगल को मेजरमेंट करते हैं। ज़्यादा इस पर बात नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी जान चुके हो। और कॉम्पास क्या है, तो इससे भी क्या करते हैं, ये एक मेटालिक ऐसा होता है जो किसी पर्टिकुलर रेडियस का, है ना, किसी पर्टिकुलर रेडियस का आर्क को ड्रॉ कर सकता है। आर्क मतलब क्या, किसी सर्कल का कटा हुआ सेक्शन या पूरे सर्कल, यानी किसी भी रेडियल डिस्टेंस को ये ड्रॉ करने में काम आता है। इसका भी यूज हम लोग सीखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ को चलाना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को आना चाहिए। इरेजर शार्पनर के बारे में ऑलरेडी जानते ही होइएगा। अब पेंसिल पे थोड़ा सा बात कर लिए, कुछ हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेंसिल के ऊपर। अब नॉर्मली पेंसिल जो हमारे होते हैं वो उसमें 2 ग्रेड की पेंसिल होती है। इधर जो हम लोग एच साइड दिख रहा होगा, एच साइड, इधर जब हम लोग जाते हैं तो इसकी हार्डनेस बढ़ते जाती है। इस पेंसिल की जो है हार्डनेस, कहीं ना कहीं हार्डनेस बढ़ जाती है। और जब इधर आते हैं तो इधर इसका जो है डार्कनेस बढ़ता है, ठीक है, इसकी डार्कनेस बढ़ते जाती है। डार्कनेस बढ़ने का मतलब है कि इसका हार्डनेस कम हो रहा है, हार्डनेस बहुत कम हो रहा है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये ए टाइप इधर दिख रहा है, बी, जितने भी बी वाले हैं, यानी जितने भी बी वाले हैं उतने ज़्यादा ब्लैक दिखेंगे, बोल्ड दिखेंगे उतने, ब्लैक तो नहीं बोल्ड बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 8B बोल्डनेस इसका बहुत ही ज़्यादा है, 7B कुछ कम है, 6B 5B इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे हम लोग H की तरफ जाते हैं हार्डनेस इतना ज़्यादा है कि ये एकदम थीन लाइन होगा। डैट मीन्स ये डार्क नहीं होगा, इसकी डार्कनेस जो है कम हो जाएगा, लो डार्कनेस और हाई हार्डनेस, हाई हार्डनेस, है ना। तो कहीं ना कहीं ये ड्राइंग में इसका यूज करते हैं कि जहाँ थीन लाइन दिखाना हो, प्रोजेक्शन लाइन दिखाना होता है, वहाँ ऐसे ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट, सॉरी ऐसे ऐसे पेंसिल का यूज करते हैं। और जहाँ पे फाइनली आंसर दिखाना होता है, डार्क चीज को दिखाना होता है, वहाँ पे हम लोग 8B 7B का यूज करते हैं। बट जनरली हम लोग अभी HB पेंसिल का ही यूज करेंगे। यही हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं इनफ डार्कनेस दे देता है, जिससे हम लोग अपना ड्राइंग को अच्छी तरीके से बना पाएंगे, है ना। जितना ज़्यादा डार्कनेस करेंगे उतना जो है इसकी थिकनेस को बढ़ेगी। और हो सकता है स्केल मेजरमेंट में 1 mm हमारा पेंसिल में ही 2 mm खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं ड्राइंग पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल हम लोग 8 जहाँ पे HB पेंसिल से ही काम करेंगे और एक थीम के लिए 2H या 3H का यूज करेंगे, है ना। इसके लिए ड्राइंग बनाने के लिए अगर किसी के पास ड्राइंग शीट्स नहीं है, ड्राइंग शीट है, ड्राइंग बोर्ड नहीं है, तो क्या करेंगे, तो नॉर्मली हम लोग क्लासमेट्स की जो बुक आते हैं ड्राइंग नोटबुक, वो ले लेंगे और उसमें ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। अब क्लिप का काम क्या है, क्लिप जो है हमारे ड्राइंग शीट्स को ड्राइंग बोर्ड के साथ टेम्पोररली एक अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारा शीट के अंदर और ड्राइंग बोर्ड के अंदर कोई रिलेटिव मोशन ना हो, कोई आगे खिसकने की संभावना ना हो, है ना, जिससे हमारे जो ड्राइंग है वो कहीं ना कहीं परफेक्ट और एक्यूरेट बनेंगे। इसके बाद एक सीट होल्डर है। सीट होल्डर क्या है, तो ये एक फाइबर का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग सीट को रखते हैं। कहता भी इट इज ए यूज फॉर सेफ होल्ड ऑफ आवर सीट फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन की यहाँ बात करें तो बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, मॉइस्चर हो सकते हैं, है ना, कभी बारिश की वजह से हो सकता है पानी, रेन, या फिर कभी छोटे मोटे इंसेक्ट भी होते हैं जो अनावश्यक हमारे सीट को बर्बाद कर देते हैं। कुछ जो डार्कनेस होते हैं, है ना, कुछ चीज़ का उस पर दाग धब्बा लग जाता है जिससे सीट खराब दिखने लगता है। तो एक सीट को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग एक फाइबर का बॉक्स आता है जो कि सीट होल्डर के नाम से जाना जाता है, इसका यूज़ करते हैं। और कहीं ट्रेवलिंग के लिए ये बहुत ही बेस्ट होता है कि हम लोग इसके अंदर सीट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं और इसको आसानी से कॉलेज में हम अपने क्लासरूम में या अपने क्लास टीचर के साथ
जो है आसानी से इसको ले जाके वहाँ सबमिट कर सकते हैं, जिससे हमें एक टीए का कंडीशन होता है जिसमें अच्छे मार्क्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही है जो हमारे सीट को प्रोटेक्शन देता है ना। एक फ्रेंच कर्व आता है। अब ये फ्रेंच कर्व क्या है, बहुत लोग फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे होंगे, आखिर ये फ्रेंच कर्व है क्या। तो फर्स्ट टाइम जो नाम सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये फ्रेंच कर्व कुछ खास चीज़ नहीं है ना। ये फ्रेंच कर्व जो है इसका जो मेन पर्पस होता है उस पर अगर हम लोग बात करें, है ना, तो देखिए कुछ इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2-4 ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो है हमारे जनरली चलिए समझते हैं इसी से आखिर इसका क्या यूज है ना। इसको चलिए साइड कर लेते हैं इधर, और अब हम लोग समझते हैं कि ये फ्रेंच कर्व क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं ना। चलिए तो आइए यहाँ पे, अब देखिए कुछ अगर हम लोगों को कर्व बनाना है तो जहाँ पे ये रेडियस अगर नहीं मैच करता है, सेंटर पता नहीं हो, रेडियस पता नहीं हो, वैसे सिचुएशन में जो है हम लोग ये लाइन, ये फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। इसको उठा करके हम लोग यहाँ एडजस्ट करते हैं, कुछ ऐसा ये दिखता है। अगर ड्राइंग बना रहे हो तो कुछ इस तरह का हमको सेक्शन बनाना होता है। ड्राइंग में कहीं अगर ऐसा आ गया या फिर कहीं ऐसा इधर से ही आ गया, तो इसको मिलाने के लिए एक परफेक्ट एक कर्व देने के लिए फ्री हैंड स्केच में पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इसको ऐसे करके मिला दें, इधर आ जाता है। तो इसलिए इस फ्रेंच कर्व को यहाँ पे एडजस्ट करना होता है और उसके साथ इसके हेल्प से पेंसिल को घुमाया जाता है ताकि जो है हमारे जिसकी मदद से जो है अच्छे से कर्व बन पाए और हमारा जो ड्राइंग है परफेक्ट बने। तो ये फ्रेंच कर्व का आई थिंक हम लोगों के ड्राइंग में तो ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत काम फ्री हैंड स्केच से भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एज ए हम लोग इंजीनियर हैं तो उतना काम तो करना होगा ही। अब आता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या है, फाइबर का बना हुआ ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग अभी तक पढ़े होइएगा 9th 10th 11th 12th आई थिंक बहुत लोग सिर्फ इससे लाइन खींचने के लिए काम करते हैं या फिर एंगल बनाते हैं, उससे ज़्यादा 45 बनाना है बना लेते हैं। लेकिन हम लोग अब पढ़ेंगे इस 2 सेट स्क्वायर की मदद से हम लोग 90, 60, 30, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, ये सारे चीज़ इस सेट स्क्वायर की मदद से खींच सकते हैं। एक रेक्टेंगल अगर बनाने की ज़रूरत हो इस सेट स्क्वायर से बना सकते हैं, स्क्वायर बनाने की ज़रूरत हो सेट स्क्वायर से बना सकते हैं, पेंटागन है, बहुत सारे चीज़ को हम लोग इस 2 सेट स्क्वायर, एक से नहीं होगा, ये दोनों को हमको लगाना होगा, दोनों लगाने की मदद से सारा चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब एक सैंड पेपर ब्लॉक आता है। जब पेंसिल को हम लोग बार बार यूज करते हैं तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। इस थिकनेस को कम करने के लिए एक सैंड पेपर ब्लॉक होता है जिसका यूज हम लोग करके पेंसिल को जो है साफ कर पाते हैं। एक्स्ट्रा जो उसके अंदर जो भी अनबैलेंस शेप बन जाते हैं पेंसिल का, कभी देखते हैं ना ऐसे कुछ, यहाँ पे मेरे पास भी कुछ वैसा पेंसिल है और देखते हैं कि जब पेंसिल का यूज करते करते कुछ इस तरह के पेंसिल बन जाते हैं। जैसे कि थोड़ा इसको डार्क अगर कर ले तो यहाँ से हम लोग आसानी से देख पाएंगे कि पेंसिल के अंदर कुछ इस तरह से लाइन बनना होता है ना, ऐसा कुछ बनने लगता है, शार्प टाइप का बन जाता है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। नहीं क्लियर हो रहा होगा इस तरह, ये शैडो सही नहीं है। देखिए जैसे कि कुछ ऐसे होता है ना, यहाँ से इसको हम लोग आई थिंक समझ गए होइएगा। पेंसिल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो चेंज होते रहता है, पेंसिल का भी कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो इसको हम लोग मेंटेन करने के लिए सैंड पेपर ब्लॉक रखते हैं जिससे पेंसिल को हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। कहीं हमेशा शार्पन का यूज नहीं करते है ना, तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसका पीच बन जाएगा, फिर ड्राइंग शीट पे प्रॉब्लम करता है, इसे सैंड पेपर ब्लॉक का यूज कर लेते हैं। इसके बाद जो भी है अब तो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग मिलेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट था उसके बारे में जाने। नेक्स्ट अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे दूसरे मॉड्यूल में कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में जो भी चीज़ है इसका यूज कैसे है। तो जैसे जैसे हम लोग क्लास में आते चलेंगे, बात करते चलेंगे, अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का यूज, और नहीं तो इसके अंदर लाइन के बारे में स्टडी करेंगे, लाइन कितने तरह की होती है, जो भी बेसिक चीज़ है बिल्कुल आपको बेसिक से ले चलेंगे। यकीन मानिए कि अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सेमेस्टर का तो रिजल्ट अच्छा होगा ही, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक इंजीनियर फील कीजिएगा, क्योंकि एक ड्राइंग है जो आपको एक इंजीनियर फील करने पे मजबूर कर देगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।